Hello everyone, I hope you are fine. Today we are going to talk about merits and demerits of William Shakespeare and according to Dr. Johnson in his book Preface to Shakespeare. And if you want to write only characteristics, only merits and demerits of William Shakespeare without any reference to Preface to Shakespeare, you can also write. Let's start introduction. Dr. Johnson is one of the greatest critics, and being a literary critic, he was an exponent of classicism and he condemned everything that did not conform to classical doctrines. He's almost always penetrating and stimulating and पेनिट्रेटिंग एंड स्टिमुलेटिंग का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा जो है जोश दिलाने वाले थे और बहुत मतलब अच्छा लिखा करते थे। और इन्होंने जो ये इनके जो जजमेंट है शेक्सपियर को लेकर प्रीफेस टू शेक्सपियर के अंदर, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इनका वर्क है, एक मास्टरपीस है। और इनके जो ये जो वर्क है, इसने मार्क्स द डेट इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिटिसिज्म किया है। And we can also write his preface to Shakespeare is considered as one of the noblest monuments of English new classical criticism. This is sufficient for introduction. Let's move for the next body. Now we are going to talk about here are some points about William Shakespeare's characteristics. You can see. Wait. ओके जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्सैलिटी एंड यूनिवर्सैलिटी ऑफ शेक्सपियर। आपने ये इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना, अभी आप सिर्फ इस पे फोकस करें और इस पे फोकस करें। यूनिवर्सैलिटी का मतलब होता है कि यूनिवर्सल, पूरी कायनात में, ठीक है, हर जगह पे एक जैसा। तो शेक्सपियर जो हैं, इनके जो वर्क्स हैं वो यूनिवर्सैलिटी, उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके वर्क्स जो हैं वो यूनिवर्सल हैं। कैसे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और हम बताएंगे। ये इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट आप कह लें कि मेरिट है, इनका एक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है इनके काम की। पहली बात तो ये थोड़ा सा आप देख लें कि शेक्सपियर की थोड़ी तारीफ़ कर दें कि शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट इज़ द मास्टर ऑफ आर्ट, नो अदर ड्रामाटिस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन अटेनिंग द हाइट he has achieved, and some of the important characteristics of this play of his plays are given below. आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं कि some of the important characteristics of his plays according to Dr. Johnson in his preface to Shakespeare are given below. Number one is that universality. इनके जो वर्क्स हैं वो यूनिवर्सल हैं। कैसे हैं कि शेक्सपियर ना सिर्फ एक एज के लिए थे, ना सिर्फ एक एज, ना एक कंट्री के लिए, बल्कि वो तमाम ममालिक के लिए थे, तमाम कंट्रीज़ के लिए थे और तमाम एजेस के लिए थे। आप देखें कि इनके वर्क्स ना सिर्फ उस एज में पॉपुलैरिटी के हामिल थे, बल्कि अभी भी उतनी ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी उन्हें है। अगर आप इनके वर्क्स को पढ़ें तो आपकी सोच हैरान रह जाती है कि यार उस दौर में भी इतना ज़्यादा लोग मतलब कैसे कर लिया करते थे। आउटस्टैंडिंग वर्क्स हैं इनके, आप ट्रेजेडीज़ पढ़ लें, इनकी कॉमेडीज़ पढ़ लें, आउटस्टैंडिंग है और वाकई वो यूनिवर्सल हैं। तो ये हमने बताना है। और इनके वो कहते हैं जी, दे वर कंपोज्ड बाय द वर्ड्स इमॉर्टल पोइट। इनके काम जो हैं ये बहुत ज़बरदस्त हैं। और दो दे वर रिटन मोर दैन 400 ईयर्स आगो एंड रिफ्लेक्ट द टेस्ट, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ शेक्सपियर्स ऑन एज। बेशक इनके काम जो हैं वो 400 साल पहले जो हैं लिखे गए हैं। इनके काम जो हैं वो 400 साल पहले लिखे गए हैं, लेकिन वो आज भी वही टेस्ट, कस्टम्स और ट्रेडिशंस जो हैं शेक्सपियर की ऑन एज के जो हैं, वो आज भी उतनी ही पॉपुलैरिटी के हैं, उतनी पॉपुलैरिटी अचीव करते हैं जितनी उस दौर में की उन्होंने। They have been translated into almost all the important languages of the world, and most of them have been filmed. Shakespeare's plays are immortal because they deal with the universal rules. Okay, ये जो आप दो लाइन्स दे रहे हैं ये नेक्स्ट पेज की हैं। अच्छा जी, यहाँ हम देखते हैं कि इनके जो करैक्टर्स हैं वो इसलिए यूनिवर्सल हैं, इनकी वर्क्स इतनी यूनिवर्सैलिटी रखते हैं क्योंकि इनके वर्क्स जो हैं वो यूनिवर्सल्स हैं और वो सेंट्रल पैशंस जो हैं रखते हैं विच आर कॉमन टू ऑल ह्यूमैनिटी। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके जो करैक्टर्स हैं इनके प्लेस के अंदर वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। हिज करैक्टर्स रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ नॉट ओनली वन पर्सन और सोसाइटी बट आल्सो बिलोंग टू वाइडली एक्सेप्टेड नेचर। ओके, नाउ अब हम थोड़ी सी एग्जांपल्स दे देते हैं कि कैसे वो हैं। आप देखें कि किंग लियर, आप लोगों में से जितने भी बच्चों ने, जितने भी स्टूडेंट्स ने किंग लियर इनकी ट्रेजेडी पढ़ी होगी, उसके अंदर हम देखते हैं जो प्रोटैगनिस्ट हैं किंग लियर जो हैं वो एक बहुत ही फ्लैटरी पर्सन है, मतलब बहुत ही खुशामदी पर्सन है। उनकी दो बेटियाँ होती हैं, रीगन, और एक होती है कॉर्डेलिया, एक और होती है गॉनरेल। गॉनरेल और रीगन जो है वो बहुत ज़्यादा उनको खुशामद करती है, वो एक लंबी कहानी है।
तो ये बहुत ज़्यादा फ्लैटरी पर्सन होते हैं। इनकी एक बेटी होती है जी कॉर्डेलिया, वो इतनी ज़्यादा खुशामद नहीं करती, वो इनकी उतनी तारीफ़ करती है, वो कहती है कि मैं अपने बाप से मतलब अपने वालिद साहब से उतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी एक बेटी को करनी चाहिए। अब चूँकि किंग लियर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लैटरी पर्सन होता है, वो अपनी बेटी की अपनी प्यारी बेटी की उसकी बात की डीप मीनिंग को नहीं समझ पाता, और उसी वजह से अपनी फ्लैटरी नेचर की वजह से ये बहुत ज़्यादा नुकसान उठाता है। और ये आप देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज ही डिक्लेयर्ड आई एम अ मैन मोर सिन देन सिनिंग। देन फिर हम इसकी रिवेंज ट्रेजेडी देखते हैं विलियम शेक्सपियर की, जहाँ जिसको हम प्ले विद इन अ प्ले भी बोलते हैं, और वो इनकी जो रिवेंज ट्रेजेडी वो है हेमलेट। हेमलेट जो इसके अंदर प्रोटैगोनिस्ट है, वो अपना जो बदला है वो डिले कर देता है। मतलब वो उसके अंदर कहानी ऐसी होती है कि उसके जो चाचा हैं वो किंग क्लॉडियस होते हैं, वो उसकी मदद से शादी कर लेते हैं, और इसके जो वालिद हैं यानी सीनियर हेमलेट है उनको कत्ल कर देते हैं। तो जब उनका मर्डर करते हैं तो ख़ुद बादशाह बन जाते हैं। हेमलेट को एक घूस से पता चलता है, घूस से। तो फिर हेमलेट जो है बदला लेने का प्लान करता है, लेकिन जब बदला लेने का टाइम आता है तो हेमलेट जो है कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है कि मैं बदला लूँ या ना लूँ। तो ये ऐसे बोलता है कि हेमलेट डिलेड हिज रिवेंज एंड बिकेम फ्यूरियस एंड एगोनी व्हेन ही वाज कंफ्यूज्ड फ्रॉम हिज इनर कॉन्फ्लिक्ट एज ही सा टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन, कि करूँ या ना करूँ यही सवाल है। थ्रू हेमलेट ही पोर्ट्रेज ट्रू ह्यूमन नेचर, ट्रू ह्यूमन नेचर परफेक्टली एज अ होल। फिर ये जो है अपने और इनके बारे में एक बड़ी बात मशहूर है कि जो शेक्सपियर हैं ये सिर्फ अरिस्टोक्रेटिक प्रोटैगोनिस्ट रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हर क्लास से अपने प्रोटैगोनिस्ट लेते हैं, और वो कैसे लेते हैं उस बात को हम प्रूव करेंगे। जैसे हेमलेट है, इनकी अभी हमने बात की, तो हेमलेट के अंदर प्रोटैगोनिस्ट जो है वो प्रिंस ऑफ डेनमार्क है। इसी तरह ओथेलो इनका एक ट्रेजेडी एक प्ले है, उसके अंदर मिलिट्री लीडर है प्रोटैगोनिस्ट, आर्मी का लीडर है। मैकबेथ हम देखते हैं कि वो एक जो है प्रोटैगनिस्ट है। मैकबेथ वाज एन इनिशियली वेलियंट मिलिट्री मैन। इनकी कॉमेडी द टेम्पेस्ट के अंदर प्रोटैगनिस्ट है प्रोस्पेरो, और वो ड्यूक ऑफ मेलान है। होरल्ड ब्लूम इनके बारे में कहते हैं, शेक्सपियर को इस तरह से तारीफ़ करते हैं, वो उनकी एक बुक है शेक्सपियर द इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन, कि शेक्सपियर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इनाग्यूरेशन ऑफ पर्सनैलिटी एज वी हैव कम टू अंडरस्टैंड इट। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं जी वर्सटाइल जीनियस। वर्सटाइल जीनियस का मतलब है इनकी जहानत, के कितने ज़्यादा ज़हीन थे और किस तरह वर्सटाइल थे ये। शेक्सपियर हैड अ वंडरफुल इमेजिनेशन एंड पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल थिंग्स। हिज सक्सेस वाज ऑल अराउंड एंड ही इज़ इक्वली मास्टर ऑफ ट्रेजेडी कॉमेडी। अच्छा, इन्होंने ट्रेजेडी कॉमेडी भी लिखी है, ट्रेजेडी भी लिखी है, कॉमेडी भी लिखी है। तो कहते हैं जी इनकी वर्सटाइल जीनियस क्रिएट्स वंडरफुल कैरेक्टर्स एंड वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशंस विदाउट एनी रेपिटेशन। जस्ट एज ही अनसरपास्ड इन ट्रेजेडी ही इज़ अनबीटन इन कॉमेडी, एंड अकॉर्डिंग टू ड्राइडन शेक्सपियर was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul। ओके, ये तो इनकी हो गई एक दो करेक्टरिस्टिक्स। अब हम तीसरी करेक्टरिस्टिक पे मूव करते हैं जो कि है आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन। आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन तो इनकी बहुत ज़्यादा कमाल थी, बहुत ज़्यादा कमाल थी। ऐसे लगता था कि इनके किरदार जो हैं वो ज़िंदगी मतलब पूरी एक ज़िंदगी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते थे। और एक बड़े फेमस हैं क्रिटिक हैं ब्लूम, वो इनके बारे में कहते हैं कि इनके किरदारों को देख के ऐसे लगता है जैसे हम स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। तो हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, पार्सलाइन, ये सब जो हैं इनके अंदर बहुत ही अनफेलिंग ह्यूमैनिटी को शो कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर। और हम देखते हैं कि ह्यूमन नेचर इज़ पोर्ट्रेड इन हिज कैरेक्टर्स। फॉर इंस्टेंस, अच्छा, जैसे आप देखें कि एम्बिशन इन मैकबेथ है, फ्रेंडशिप इन एंटोनिया, इंटेलेक्चुअलिटी इन पोर्शिया, सिंपलिसिटी इन लेयर, नोबैलिटी इन ब्रूटस। ये सब आप देखें, मैकबेथ जिसने पढ़ा हो, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने पढ़ा होता है, तो मैकबेथ का एम्बिशन आप देखें कि कितना ज़्यादा होता है, वो पावर के लिए कितना ज़्यादा पागल हुआ हुआ होता है, उसका एम्बिशन ही उसका डाउनफॉल बनता है। इसी तरह बाकी ये सब है। नोबैलिटी इन ब्रूटस, ब्रूटस इनका एक बहुत ही फेमस प्ले है, बहुत ही ज़्यादा। जूलियस सीजर है, उसके अंदर एक ब्रूटस होता है। ब्रूटस को जी 23 छुरियाँ लगती हैं उसको, और उसको 7 लोग मारते हैं, ठीक है। 23 उसको मतलब ज़ख़म किए जाते हैं 7 लोगों से, ठीक है। तो ये इस तरह से किंग लेयर की आपको मैंने भी बताया कि वो बड़ा फ्लैटरी पर्सन था, सीधा सा बंदा था। इंटेलेक्चुअलिटी इन पोर्शिया, पोर्शिया की आप देखें कि वो कितना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है। एंटोनिया का जो इनका किरदार है उसके अंदर फ्रेंडशिप। अकॉर्डिंग टू सैमुअल जॉनसन, शेक्सपियर्स कैरेक्टर्स आर नॉट मोटिफाइड बाय द कस्टम्स ऑफ पर्टिकुलर प्लेसेस। ओके, फिर कहते हैं जी इनके जो वर्क्स हैं, इन्होंने ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन बींग्स को बहुत ही ज़बरदस्त डिफ़ाइन किया है। शेक्सपियर की ऑब्जर्वेशन जो हैं ये फिर ऑब्जर्वेशंस आर ट्रू टू लाइफ, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से शेक्सपियर्स ऑब्जर्वेशंस आर ट्रू टू लाइफ, ये यहाँ तक
ये यहाँ तक, ये इनकी करेक्टरिस्टिक है रियलिज़्म, उसके अंदर आपने पुट करना है, ये लिखा हुआ यहाँ पे है, लेकिन इसको आपने ऐड इनकी रियलिज़्म वाली करेक्टरिस्टिक में करना है, ठीक है। वो अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर उसके अंदर ऐड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ ये है कि इनकी जो ऑब्जर्वेशन है शेक्सपियर की, वो ज़िंदगी की बड़ी ट्रू थी। इन्होंने मैकबेथ के अंदर अपना डायलॉग दिया है कि लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शेडो इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी सिग्निफाइंग नथिंग। ज़िंदगी के बारे में इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है। फिर ये है कि ही हैज़ क्रिएटेड अ लार्ज नंबर ऑफ करेक्टर्स एंड ऑल आर इक्वली कन्विंसिंग। इनके माइनर करेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव थे। ब्लूम कहते हैं एवरी वन फील्स दैट दे आर रिप्रेजेंटिंग बाय हिम ऑन द स्टेज। अच्छा जी, फिर हम देखते हैं कि इनके जो माइनर करेक्टर्स हैं वो भी बहुत कमाल के हैं। अब हेमलेट जिसने पढ़ी होगी उसको तो पता होगा। हेमलेट के अंदर जो माइनर करेक्टर है होरेशियो का, वही आके हेमलेट यानी हीरो को बताता है कि तुम्हारे जो फादर हैं सीनियर हेमलेट है उनका घोस्ट मुझे नज़र आता है। इसी तरह वुमेंस जो हैं, वुमेन आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म ऑन द स्टेज बट शेक्सपियर पोर्ट्रेज देम इन हिज प्लेस विद डिफरेंट आइडियाज, फॉर एग्जांपल डेस्टोमोनो इन ओथेलो। Okay, and now we are going to talk about Shakespeare's realism. This is another important characteristic of William Shakespeare. जॉनसन ने शेक्सपियर की रियलिज्म की भी बहुत तारीफ़ की है। ये ह्यूमन करेक्टर्स को बहुत ही रियलिस्टिक मैनर में पोर्ट्रे करते हैं और इस तरह से करके हमने बताना है। और जॉनसन जो है वो कहते हैं कि शेक्सपियर की जो रियलिस्टिक क्वालिटी है, डायलॉग्स हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ही डज़ नॉट डिपिक्ट लव एज द मेजर ह्यूमन मोटिव एंड इमोशन, द न्यू दैट लव इज़ ओनली वन ऑफ मैनी। वो कहते हैं कि जो शेक्सपियर हैं उन्होंने मोहब्बत को इंसान का पहला और आखिरी मोटिव नहीं बताया। वो कहते हैं ये बहुत से मोटिव्स और पैशंस में से एक है इंसान के लिए, और इसका इंसान की ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, एंड थस इट हैज़ लिटिल ऑपरेशन इन द ड्रामा ऑफ शेक्सपियर। उसके बाद हम देखते हैं मिंगलिंग ऑफ ट्रेजिक एंड कॉमिक एलिमेंट्स। ये तो बहुत ही कमाल है, ट्रेजेडी भी है और कॉमेडी भी है, और ये आपने एक दो एग्जांपल भी दे देने हैं इसमें अगर हो सके तो। अच्छा, ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इन प्रीफेस टू शेक्सपियर डॉक्टर जॉनसन डिफेंड शेक्सपियर फॉर हिज मिंगलिंग ऑफ ट्रेजिक एंड कॉमिक एलिमेंट्स इन हिज प्लेस on the grounds of realism and historical background. According to him, such mingling only serves to show us the world in which the loss of one man is the gain of another. मतलब ये है कि विलियम शेक्सपियर की जो मिंगलिंग है ट्रेजी और कॉमेडी की, वो ये है कि अगर किसी एक बंदे का लॉस हो रहा है इस दुनिया में तो किसी का उससे फ़ायदा भी हो रहा है। इन अदर वर्ड्स शेक्सपियर was equally at home in writing tragic and comic plays. He could not combine comic and tragic. He could combine comic and tragic element in one and the same play. Almost all his plays are divided between serious and ludicrous characters they sometimes produce sorrow and sometimes laughter. Exactly. अच्छा, वो जो है ना इनकी मैंने अभी बताया था रियलिज़म वाला, उसके अंदर आपने मैकबेथ का डायलॉग भी पुट कर देना है रियलिज़म वाला। वो उधर लिखा हुआ था लेकिन आपने पुट उसको रियलिज़म में करना है। इसके बाद हम देखते हैं इनकी थ्री यूनिटीज़। तो थ्री यूनिटीज़ भी कमाल हैं कि जो शेक्सपियर हैं हैज़ बीन चार्ज फॉर हिज निगलेक्ट ऑफ द यूनिटीज़ ऑफ टाइम एंड प्लेस, बट जॉनसन डिफेंड हिम इन दिस मैटर। सॉरी गाइस फॉर दिस, एक्चुअली हवा चल रही है। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं थ्री यूनिटीज़ की। तो जो डॉक्टर जॉनसन है वो विलियम शेक्सपियर को उनकी निगलेक्ट के लिए जो है डिफेंड करते हैं। और क्यों? क्योंकि शेक्सपियर जो है उन्होंने इन यूनिटीज़ को निगलेक्ट किया है। अब डॉक्टर जॉनसन कहते हैं कि जो एक अच्छा ड्रामा होता है ना, वो इन यूनिटीज़ के बगैर भी, इन यूनिटीज़ को फॉलो किए बगैर भी हो सकता है, जैसे कि विलियम शेक्सपियर के हैं। विलियम शेक्सपियर ने तो इनको फॉलो नहीं किया। और फिर डॉक्टर जॉनसन कहते हैं कि अच्छा ड्रामा लिखने के लिए इन थ्री यूनिटीज़ को फॉलो करना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनके डीमेरिट्स को। प्रीफेस टू शेक्सपियर के अंदर डॉक्टर जॉनसन जो हैं उन्होंने बहुत से तरीके से इनको डिफेंड भी किया है शेक्सपियर को, लेकिन वो कहते हैं कि ये एक परफेक्ट इंसान, मतलब हर इंसान में गलती होती है, तो इनके अंदर भी कोई ना कोई गलती ज़रूर है। ये ऐसे फॉल्टलेस ड्रामाटिस्ट नहीं है। ठीक है, अब इनके अंदर क्या गलतियाँ उन्होंने ढूंढी हैं वो हम देखते हैं। जैसे वर्चू सेक्रीफाइस टू कन्वीनियंस, इसका मतलब ये है कि जो विलियम शेक्सपियर है ना, डॉक्टर जॉनसन के मुताबिक वो ऑडियंस को ज़्यादा खुश करने की कोशिश करते हैं बजाय उन्हें कुछ मोरल सिखाने के। ठीक है, और वो इन्होंने एग्जांपल दिया है कि वी कैन सी इन हिज प्लेस मर्चेंट ऑफ वीनस अ फीमेल नेम्ड पोर्शिया ड्रेस लाइक अ लॉयर, मेल लॉयर, एंड वेंट टू अ कोर्ट टू अटेंड अ ट्रायल, एंड दिस एक्शन अ वुमेन एट दैट टाइम वाज नॉट morally accepted. Shakespeare did not leave a moral lesson behind this section of Portia, but इनका काम था कि
बस ये ऑडियंस को प्लीज़ करना है। अच्छा, इसके पीछे भी एक बड़ा अच्छा रीज़न था। शेक्सपियर जो हैं वो ड्रामा लिखा करते थे, ये सब काम किया करते थे पैसे कमाने के लिए। उन्होंने एज़ अ प्रोफ़ेशन राइटिंग को चूज़ किया था। तो उनको इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं थी भाई मोरली हो या ना हो, बस उनकी ऑडियंस खुश हो, उनका काम ज़्यादा से ज़्यादा बिके और वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें। अब ये सब तो मैंने अपने से बोला है, ऐसा मे बी पॉसिबल हो सकता है। आगे देखते हैं कि प्लॉट्स आर लूजली फॉर्म्ड, इनके जो प्लॉट्स हैं वो भी लूजली फॉर्म थे। तो शेक्सपियर डिड नॉट गिव मच अटेंशन टू द प्लॉट कंस्ट्रक्शन, हिज प्लॉट्स आर ऑफन वेरी लूजली फॉर्म्ड एंड carelessly pursued, and he never tried to improve his plots. See a fault. अच्छा, इसी तरह अब हम देखते हैं, इसके हमारे पास एक एग्जाम्पल है मर्चेंट ऑफ वेनिस। अब इसकी हमारे पास एक एग्जांपल है मर्चेंट ऑफ वीनस के अंदर कि इनके प्लॉट्स लूजली फॉर्म्ड होते हैं। अब देखें कि एंटोनिया जो है, इनका एक मर्चेंट ऑफ वीनस प्ले है, उसके अंदर एंटोनिया जो है शेरलॉक से पैसे मांगता है और उसे कहता है कि अगर मैंने तुम्हारे पैसे ना दिए ना, वापस ना किए, तो मेरे शिप्स जो हैं वो समंदर के अंदर मूव करें, जैसे वो आएंगे मैं तुम्हारे पैसे रिटर्न कर दूंगा। लेकिन फिर बाद में ख़बर आती है कि एंटोनिया के जो जहाज़ हैं वो डूब गए हैं। यहाँ पे अब प्लॉट लूजली फॉर्म का कैसे है कि वो कहते हैं कि मेरे जहाज़ यानी काफ़ी सारे शिप्स जो हैं समंदर में घूम रहे हैं। तो अगर उसका एक जहाज़ डूबा है, अब सारे जहाज़ एक साथ तो डूबने से रहे, अगर एक जहाज़ डूबा है तो बाकी क्यों नहीं डूबे। तो इस तरह से इनके जो प्लॉट्स हैं वो लूजली फॉर्म्ड है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि वायलेशन ऑफ क्रोनोलॉजी यानी एनाक्रोनिज़म। वायलेशन ऑफ क्रोनोलॉजी मतलब ये टाइम और प्लेस का जो है ना सही से फॉलो नहीं करते, उनको उनकी वायलेशन किया इन्होंने। नो रिगार्ड टू डिस्टिंक्शन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, फिर है कोर्सनेस ऑफ कॉमिक डायलॉग्स, मतलब इनके कॉमिक डायलॉग्स की रफनेस। अब क्या होता है कि इनके जो कॉमिक कैरेक्टर्स हैं वो कभी कभी अक्लमंदाना बातें करने लग जाते हैं, विटी डायलॉग्स बोलने लग जाते हैं, तो ये एक फॉल्ट है इनके डिक्शन और लैंग्वेज में। इसी तरह है वर्बोसिटी एंड प्रोजिलिटी ऑफ वर्ब्स। इसका क्या मतलब है कि तवील कलामी करना, जहाँ पे कुछ अल्फाज की ज़रूरत है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लफ्ज़ बोलना, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि फ्लैम्बॉयंट स्पीचेस, इन्फ्लेटेड वोकेबलरी यानी बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। affects pity and fear, roast intense feelings suddenly lost their intensity and became weak। फिर क्रेज़ फॉर पन वर्ड्स के, इनका जो है ना पन वर्ड्स के लिए क्रेज़ है। डॉक्टर जॉनसन एक्यूजेज हिम ऑफ इम्प्लाइंग अ डिसप्रोपोर्शनेट pomp of diction. He condemns Shakespeare for inappropriate use of idle conceit and his over fondness for quibbles, and he is too fond for puns and often sacrifice reason and truth। तो पन वर्ड्स आपके जहन में आ रहा होगा कि यार पन वर्ड्स क्या होते हैं। पन वर्ड्स जो होते हैं ना बेसिकली वो लफ्ज़ होते हैं जो दोहरे मतलब के लिए होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक, जैसे एक बाईसाइकिल है, मैं कहूँ कि अ बाईसाइकिल कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ऑन बिकॉज इट्स टू टायर्ड, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल है मेरे पास, मैंने लिखी हुई है आप लोगों के लिए। अ बाईसाइकिल कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ऑन। अब ये देखें टू टायर्ड, ये यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि टू मतलब ये TOO वाला है कि बहुत ज़्यादा थका हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे टू यानी दो जो है टायरों वाला है ये, ठीक है। तो इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं ना थोड़ा कॉमिक इफेक्ट भी ला रहे होते हैं वो, और उनके डबल मीनिंग आ रहे होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं पन वर्ड्स। तो शेक्सपियर जो है उनके लिए क्रेजी थे। अब कंक्लूजन करने का टाइम आया। Dr. Johnson is a great critic, prefers to Shakespeare as a balanced estimate, and Dr. Johnson shows his penetrating power that that probes to the very core of Shakespeare's art. It reveals its deep humanity and its sovereign realism. His praise to Shakespeare as the dramatist of realism par excellence is wholly justified and convincing. I hope guys you would like to my video. सो थोड़ी सी बीच में डिस्टर्बेंस हुई है हवा की वजह से, उसके लिए माजरत, क्योंकि मैं हवा में बैठी हूँ, मौसम बहुत अच्छा है आज का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।